स्टार्ट करें, बोले। अब तक जो हम लोगों ने कैपिटल गेन में देखा है दैट इज योर सेक्शन 45। एक बार रिकैप करते हैं थोड़ा स्पीड में। एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। याद आया होगा। सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में कैपिटल एसेट की डेफिनेशन बताई थी। ऑल द मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज और एसेट्स वेदर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द एसएससी और नॉट बट डजंट इंक्लूड द फॉलोइंग। नंबर 1 एग्रीकल्चरल लैंड, नंबर 2 पर्सनल इफेक्ट, नंबर 3 स्टॉक इन ट्रेड, नंबर 4 नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड बॉन्ड्स एंड लास्ट स्पेशल वियरर बॉन्ड। सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 में ट्रांसफर की डेफिनेशन बताई गई। ट्रांसफर इंक्लूड द फॉलोइंग: सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट देयर इन, conversion of a capital asset into stock in trade, compulsory acquisition under any law, maturity of zero coupon bonds, any transaction under section 53 of Transfer of Property Act 1882, and the last any transaction which has the ultimate impact of transferring or making the enable to other person to enjoy the property. Section 242A भी बताया था, short term capital asset means the capital asset of which the holding period is not in excess of 36 months immediately preceding the date of transfer। याद आ गया होगा सब। सेक्शन 47 बताया था, these are the transactions which are not to be regarded as transfer। पहला बताया था पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, विल, गिफ्ट और इररिवोकेबल ट्रांसफर, सब्सिडरी टू होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग टू सब्सिडरी कंपनी शेयर 100% होने चाहिए और ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। लेकिन होल्डिंग से सब्सिडरी, सब्सिडरी से होल्डिंग, अगर कोई एसेट एज स्टॉक इन ट्रेड फर्स्ट 29 फरवरी 88 के बाद अगर ट्रांसफर होता है एज ए स्टॉक इन ट्रेड तो उस ट्रांसफर को ट्रांसफर मान लिया जाएगा। याद आया। फिर बताया था एक एमलगमेटिंग टू एमलगमेटेड कंपनी बशर्ते कि ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। डीमर्ज टू रिजल्टिंग कंपनी बशर्ते ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। फॉरेन बैंकिंग कंपनी टू बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंकिंग टू कोऑपरेटिव बैंक। इसके बाद बताया था फॉरेन एमलगमेटिंग टू फॉरेन एमलगमेटेड कंपनी बशर्ते फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी के जो शेयर्स हैं वो इंडियन कंपनी के हैं जो ट्रांसफर हो रहे हैं। इन ट्रांजैक्शंस को भी हम नहीं ट्रांजैक्शन मानेंगे अगर ये दो शर्तें पूरी हो जाएं। पहला, 25% शेयर होल्डर्स ऑफ द फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी आर रेडी टू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द फॉरेन एमलगमेटेड कंपनी एंड नो एनी कैपिटल गेन टैक्सेस आर टू बी इम्पोज इन दैट कंट्री वेयर फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। इन द सेम वे फॉरेन डिमर्ज टू फॉरेन रिजल्टिंग कंपनी, लेकिन कहा गया था एटलीस्ट 75% वैल्यू ऑफ द शेयर्स है। Shareholders holding at least 75% value of the shares are ready to become the shareholder of new company and no any capital gain taxes are to be imposed in that country where such foreign demerged company is incorporated। याद आ गया होगा। फिर बताया था अगर आपके पास कोई आर्ट वर्क है, साइंटिफिक वर्क है, कलेक्शन है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, स्कल्पचर्स है, मॉन्स्क्रिप्ट है, हैंड राइटिंग है, पेंटिंग है, अगर आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं किसी नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्ट गैलरी, नेशनल आर्चिव्स गैलरी को, तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। अगर आपके पास किसी कंपनी के डिबेंचर और स्टॉक डिपॉजिट सर्टिफिकेट हैं, अगर वो कंपनी अपनी ही कंपनी के इन चीज़ों के बदले आपको शेयर्स और डिबेंचर इशू करती है तो उनको भी हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। अगर किसी नॉन रेसिडेंट के पास सेक्शन 115 AC में रेफर्ड सिक्योरिटीज़ हैं, ADR, GDR और FCCB, और उनके अगेंस्ट वो उनको क्या करता है, किसी दूसरे NR को ट्रांसफ़र करता है, तो वो भी क्या नहीं माना जाएगा, ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। अगर कोई सिक इंडस्ट्रियल कंपनी है, अपनी सिक पीरियड में उसने लैंड को ट्रांसफ़र किया है तो भी उस ट्रांसफ़र को ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। अगर कोई प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, उसको कोई दूसरी कंपनी टेक ओवर करती है और प्रोप्राइटर उस कंपनी में क्या बन जाता है, शेयर होल्डर, कम से कम 50% वोटिंग पावर रखता है और उनको 5 साल तक होल्ड करता है। उसके बाद कहा गया अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसको कोई कंपनी टेक ओवर करती है और उस फर्म के सारी एसेट्स लायबिलिटी इस कंपनी में चली जाएं, पार्टनर्स उस कंपनी में शेयर होल्डर बन जाएं, कम से कम 50% वोटिंग पावर रखें, 5 साल तक होल्ड करें और किस रेशियो में रखें, अपने कैपिटल रेशियो में। इसी तरह कोई कंपनी जो अनलिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी या कोई प्राइवेट कंपनी अगर LLP में कन्वर्ट होती है, किस में कन्वर्ट होती है, LLP में कन्वर्ट होती है, तो उस कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर थे इस कंपनी में क्या बन जाए, इस फर्म में पार्टनर्स बन जाए। सारा सिस्टम वही कुछ था। अगर कोई ज़मीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है कि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड,
वो 1 मार्च 1970 के पहले ट्रांसफ़र की जाती है तो भी उसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। दैट्स इट, इतनी चीज़ें थी। सेक्शन 48 बताया था कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, सेल फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस एक्सपेंसेस होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। फर्स्ट प्रोविजो इसमें मैंने बताया था कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, उसके पास किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर जिसमें बॉन्ड शामिल है और फॉरेन कंपनी भी इसमें शामिल है, नॉन रेसिडेंट में फॉरेन कंपनी आती है, अगर वो इंडियन कंपनी के शेयर डिवेंचर और बॉन्ड्स को ओरिजिनली फॉरेन करेंसी में खरीदा था, आज वो उनको ट्रांसफ़र करता है, तो कैपिटल गेन वुड बी कॉम्प्यूटेड एज फॉलोज। कैसे कॉम्प्यूट किया जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और सेल कंसिडरेशन विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम इंडियन करेंसी टू द फॉरेन करेंसी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम द इंडियन करेंसी टू द फॉरेन करेंसी। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आएगा नहीं। एक्सपेंसेस विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम द इंडियन करेंसी टू द फॉरेन करेंसी and will get the result as a capital gain in foreign currency. Again, we have to convert the capital gain in foreign currency into the capital gain in Indian currency. Clear? Conversion rule are given under rule 115A. 115A में conversion rule दिए हुए हैं. Cost of acquisition will be converted from Indian currency to the foreign currency by applying the average rate of TTBR and TTSR as on the date of the acquisition. Sale consideration will be converted from Indian currency to the foreign currency by applying the average rate of TTBR and TTSR as on the date of the transfer, and the same rate will be applied in the case of expenses. Capital gain in foreign currency will be converted from foreign currency to the Indian currency by applying the TTBR as on the date of the transfer. That's it. ये चीज़ बताई थी। सेकेंड प्रोविजो नहीं लगता इस केस में, क्यों? क्योंकि सेकंड प्रोविजो बताता है इंडेक्सेशन और फर्स्ट प्रोविजो में इंडेक्सेशन नहीं लगता। याद आया? सेकंड प्रोविजो इंडेक्सेशन बताता है इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वी हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल गेन एज फॉलोज: फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस एक्सपेंसेस। Long term capital gain, index cost of acquisition means cost of acquisition divided by CII for the year in which the asset was first held by the SSE or 1st April 81 का CII whichever is later multiplied by CII for the year in which the asset was transferred. Index cost of improvement divided by CII for the year in which the improvement was made multiplied by CII for the year in which the asset was transferred. That's it. थर्ड प्रोविजो मैंने बताया था, नो इंडेक्सेशन विल बी अप्लाइड इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी डिवेंचर और बॉन्ड्स, बट यस इन केस ऑफ कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड वी हैव टू इंडेक्स इट। लास्ट फिफ्थ प्रोविजो, फोर्थ प्रोविजो मैंने नहीं पढ़ाया था। फिफ्थ प्रोविजो बताया था नो डिडक्शन ऑफ एसटीटी। याद आया? नहीं याद आया? चलो, सेक्शन 48 के बाद मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन स्पेशल केसेस। हम लोग प्रीवियस ओनर कॉस्ट लेते हैं, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, प्रीवियस ओनर की पीरियड ऑफ होल्डिंग को हम लोग कंसीडर करते हैं। सेक्शन 50 हम लोग ब्लॉक ऑफ एसेट पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पीजीबीपी में। व्हेन अ ब्लॉक ऑफ एसेट इज गोइंग टू बी सीज टू बी एग्जिस्ट, देयर आर टू कंडीशन, या तो ब्लॉक की सारी एसेट्स बेच दो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अराइज होता है। दूसरा तरीका मैंने बताया था, जब कोई एक एसेट बेचो और उस ब्लॉक की वैल्यू से अधिक वैल्यू पर बेच दो तो भी हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हो जाता है। याद होगा पीजीबीपी में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। सेक्शन 51 पढ़ा चुके हैं हम तुम लोग को, एडवांस मनी फॉरफिटेड। एडवांस मनी जो फॉरफिट की जाती है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन WDV या फेयर मार्केट वैल्यू से डिडक्ट हो जाती है, जैसा भी केस हो। अगर प्रीवियस ओनर ने फॉरफिट किया है तो उसको भी डिडक्ट करते हैं? नहीं करते। 1 अप्रैल 81 के पहले अगर फॉरफिट किया है तो उसको भी डिडक्ट करते हैं, लेकिन प्रीवियस ओनर का कभी भी डिडक्ट नहीं करते। क्लियर है? चलिए, सेक्शन 55 हमने बताया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के केस में बताया था गुडविल ऑफ अ बिजनेस शैल बी टेकन टू बी निल, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस शैल बी टेकन टू बी निल, राइट टू कैरी ऑन हो गया, राइट टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस एनी आर्टिकल और थिंग शैल बी टेकन टू बी निल। इन तीन को निल ले लो, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें बचती हैं 1/481 के पहले का सब निल हो जाएगा। बाकी एसेट्स पर 1/481 के पहले का लेते ही नहीं है। इन तीन का तो 81 के पहले हो या बाद में हो, लेते ही नहीं है, लेकिन इनको छोड़कर बाकी एसेट्स पर 1/481 के पहले का लेते ही नहीं है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और बाकी इंप्रूवमेंट को हम लोग कंसीडर करते हैं। दैट्स इट। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के केस में मैंने बताया था तुम लोग को सेल्फ जनरेटेड एसेट्स, दूसरा
शेयर्स और सिक्योरिटीज, और तीसरा अदर एसेट्स। पहला मैंने बताया था सेल्फ जनरेटेड एसेट्स, गुडविल ऑफ अ बिजनेस, right to carry on any business, right to manufacture or produce any article or thing, LUMARS, tenancy right, stage carriage permit and trademark और brand name associated with the business। इन 7 चीज़ों के केस में मैंने बताया था if these are self acquired, self generated then nil, if these are not self generated but acquired from somewhere then the cost of acquisition। हाँ या ना? याद रखना इन चीज, इस केसेस में जो गलती होती है, एक ही जगह बच्चे गलती करते हैं। कैपिटल गेन में बच्चे एक ही जगह इस पॉइंट पर आकर गलती करते हैं। कभी भी हम सेल्फ जनरेटेड एसेट्स को 1481 की फेयर मार्केट वैल्यू नहीं देते। देख लो मैंने क्या लिखवाया है, अगर एक्वायर किया है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट्स इट, दैट द एक्विजिशन वैल्यू इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट्स इट, दैट्स ओवर। लेकिन बाकी चीजों में देखो आगे तो वहां पर 1481 मेंशन किया है मैंने। इसका मतलब सेल्फ जनरेटेड एसेट्स में कभी भी 1481 का बेनिफिट नहीं मिलता। अगर मैंने कोई एसेट 77 में खरीदी है, 77 में 10 लाख रुपए की, 81 में उसकी मार्केट वैल्यू भले ही 20 लाख हो फेयर मार्केट वैल्यू, तो बाकी एसेट्स में फेयर मार्केट वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए, लेकिन सेल्फ जनरेटेड एसेट्स के केस में कभी भी फेयर मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। ये तुम लोगों से नहीं, हर बच्चे से गलती होती है नॉर्मली। दूसरा, शेयर्स और सिक्योरिटीज की बात करें, ओरिजिनल शेयर्स 1481 के पहले या बाद में, 1481 के पहले खरीदा है तो ओरिजिनल कॉस्ट, या 1481 की फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। दूसरा मैंने बताया था 1481 के बाद का है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। फिर बताया था राइट शेयर, बोनस शेयर्स, बोनस शेयर अगर 1481 के पहले लिया है तो बेटर है कि 1481 की फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, क्योंकि बोनस शेयर्स ऑलवेज एक्वायर्ड एट जीरो वैल्यू, और अगर 1481 के बाद लिया है तो जीरो ही आएगा। अच्छा, अगर हम राइट शेयर्स की बात करें तो राइट शेयर्स या तो हम अवेल करेंगे या तो रिनाउंस करेंगे। अवेल करेंगे 1481 के पहले या 1481 के बाद। अगर अवेल कर लिया 1481 के पहले तो 1481 के पहले की मार्केट वैल्यू, 1481 के पहले की कॉस्ट या 1481 की मार्केट वैल्यू जो बेनिफिशियल हो। अगर 1481 के बाद अवेल किया है तो ठीक है, 1481 के बाद की जो मार्केट वैल्यू आती है नॉर्मली ओरिजिनल शेयर्स की। लेकिन अगर मैंने शेयर्स, राइट शेयर्स कहीं रिनाउंस कर दिए हैं तो मैं रिनाउंसर, तुम रिनाउंसी। मेरे लिए क्या होगा, डेट ऑफ ऑफर से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर तक होल्डिंग पीरियड, जितने में मैंने तुम्हें वो राइट ट्रांसफर किया है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कुछ लगा कहां था, जीरो। क्लियर हो गया? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो। लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए रिनाउंसी के लिए डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेकर डेट ऑफ सेल तक, सेल पीरियड ऑफ होल्डिंग, सेल वैल्यू क्या लोगे, जितने में तुम बेचोगे, कॉस्ट क्या लोगे। तुमने 2 जगह पैसा पेमेंट किया था, एक तो मुझे पेमेंट किया था खरीदते समय मेरा राइट, और दूसरा कंपनी को, दोनों जोड़कर तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये भी समझ में आ गया? सब रिपीट ही हो रहा है, सब पढ़ा चुके हैं डिटेल में। लास्ट में अदर एसेट्स में मैंने बताया था 1481 के पहले और 1481 के बाद का, बिल्कुल इजी है, कोई उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं। अभी तक टोटल हम लोगों ने यही तो पढ़ा है कि इसके बाद भी कुछ पढ़ा है। सेक्शन 45 पढ़ा है, एक्सेप्शंस। सेक्शन 45(1)(a) कहा था कि अगर कोई एसेट डैमेज या डिस्ट्रॉय होती है, अगर कोई एसेट डैमेज और डिस्ट्रॉय होती है ड्यू टू द फॉलोइंग केसेस: फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक और अदर कन्वल्सन ऑफ नेचर। दूसरा, एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन, रॉयट और सिविल डिस्टर्बेंस, एंड एक्शन टेकन बाय एन एनिमी विद और विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर। क्लियर है? और अगर एसेट्स कोई लॉस होती है और इसका इंश्योरेंस क्लेम है तो इंश्योरेंस कंपनसेशन जिस साल हमें मिलेगा, एक्चुअल में रिसीट होगा, उस साल हम लोग कैपिटल गेन का टैक्स देंगे। दैट्स इट। क्लियर है? एक्सेप्शन बताया था क्यों है, सेक्शन 45(2) बताया था कि अगर कन्वर्जन करते हैं अपनी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में, कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करते हैं स्टॉक इन ट्रेड में, तो कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा, लेकिन उस साल हमें टैक्स देना है जिस साल हम सक्सेसफुली इस स्टॉक इन ट्रेड को मार्केट में सेल आउट करें। तीसरा मैंने बताया था सेक्शन 45(3), अगर पार्टनर्स जुड़ते हैं, यानी कि अगर कोई नया पार्टनर बनने जा रहा है फर्म में, या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, किसी कैपिटल एसेट को एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ले आता है, तो उसकी रिकॉर्डेड वैल्यू को हम लोग बेस ले लेते हैं सेल कंसिडरेशन के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। जबकि फर्म अगर टूटती है, सेक्शन 45(4) ने बताया कि अगर फर्म टूटती है तो वहां पर फेयर मार्केट वैल्यू को हम लोग सेल कंसिडरेशन की तरह यूज करते हैं। मैंने रीजन बता दिए थे। क्लियर है? टुडे वी विल डिस्कस सेक्शन 45(5). कौन सा सेक्शन देखेंगे? 45(5).
कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। देखें अभी मैंने रिवाइज किया, 15 मिनट के अंदर हम लोग का पूरा टॉपिक कवर हुआ। कितनी देर के अंदर? और जितना बचा हुआ है वो मुश्किल से 5 से 7 या 8 मिनट और लेगा, या 10 मिनट अगर ऐड कर लें और, तो इन टोटलिटी विद इन 25 मिनट्स यू कैन रिवाइज योर टोटल कैपिटल गेन। बच्चे इसको सुबह से रात तक पढ़ते हैं, 2 से 3 दिन लगा देते हैं, क्या जरूरत है? आप प्रैक्टिस करो ना, आपका भी 15 से 20 मिनट के अंदर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना? कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। किसी अगर बच्चे को बोलोगे हम तो आधे घंटे के अंदर पीजीबीपी खत्म कर देते हैं, तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोलें, वो उसको मजाक समझेगा। क्या बोलेगा? मजाक कर रहे हो। बताना मत, बस बोल देना आधे घंटे में मेरा रिवीजन हो जाता है, वो दांत दिखाता वो चला जाएगा। बोल दोगे सैलरी मेरा 15 मिनट के अंदर रिवीजन हो जाता है, कैपिटल गेन मेरा आधे घंटे के अंदर रिवीजन हो जाता है, टोटल सब मिलाकर मेरा पहले हेड से लास्ट हेड तक 2 घंटे के अंदर सब खत्म कर देते हैं, तो बड़ा दुखी होकर के जाएगा। जिस दिन तुम बता दोगे उसको तो बड़ा दुखी होकर के जाएगा या रोने लगेगा, है कि नहीं? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन देने की जरूरत है। देखिए कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। ये मिस्टर एक्स है, ये एक्सेप्शन में क्यों है मैं वो डिस्कस कर रहा हूं। मैं वापस उसी टॉपिक पर आ रहा हूं, एक्सेप्शन क्यों है। मिस्टर एक्स ने एक जमीन खरीदी थी 5 लाख रुपए में, ये जमीन है 1985 में, 85-86 में, यहां से मेन रोड गया हुआ है। अब हुआ क्या, आज 2013-14 प्रीवियस ईयर में सरकार ने इस एसेट्स को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, जमीन को। कहा बेटा ये जमीन हमें चाहिए क्योंकि हमें 4 लेन बनाना है। क्या बनाना है? 4 लेन बनाना है, ये जमीन हमारे हवाले करो। अब ये ना तो नहीं कर सकता, ना इसलिए नहीं कर सकता, ये सड़क है, मान लो बाकी सबने बेच दिया, इसका ज़मीन यहाँ आ जाएगा, सड़क यहाँ से सट करके जाएगी, अब बाकी यहाँ से फिर स्टार्ट होगी, तो डेली एक बुलडोजर चलेगा ही इस पर, तो इसको मजबूरी में अपनी ज़मीन को क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। सरकार को इसने बेच दिया, लेकिन तुम लोग सरकारी कामकाज से अच्छी तरह वाकिफ हो। सरकार ने कहा हम तुम्हें देंगे कंपनसेशन। दुखी क्यों हो? 15 लाख रुपए जेन्युइन है या नहीं? अगर आज के हिसाब से अगर ये किसी थर्ड पार्टी को जमीन बेचता तो शायद ये 30 लाख रुपए पाता। कितना पाता? गवर्नमेंट कितना दे रही है? दुखी हो गया? हो गया ना? ना कर नहीं सकता कि हम जमीन बेचेंगे नहीं, बेचनी मजबूरी है, तो जितना कंपनसेशन बोला गया है उतना तो ये 100% श्योर है दैट ही विल गेट एटलीस्ट 15 लाख। एटलीस्ट उसको 15 लाख तो कंपनसेशन मिलना ही मिलना है। हाँ या ना? कंपनसेशन तय कब हो गया था? और जानते हो सरकारी कामकाज कैसे हुआ? उसको पहला कंपनसेशन मिला है 2016-17 में, जमीन छीनने के 3 साल बाद, और 3 लाख रुपए मिला। बाकी अब उसको अगला किस्त कब मिलेगा भगवान जाने। ठीक है ना? हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। मान लेते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट 12 लाख उसको मिला 2020-21 में, हो सकता है। अब एक बात बताओ, एक तो जमीन गई, ऊपर से ट्रांसफर हो गया। सरकार पैसा कब देगी गॉड नोज, लेकिन हमें अपना घर दूसरा भी बेचना पड़ेगा जिसमें रह रहे थे, हम तो सड़क पर आ जाएंगे, क्योंकि सरकार को टैक्स देना पड़ जाएगा। क्या देना पड़ जाएगा? गलत है या नहीं? है या नहीं? एक तो जमीन बिक गई, पैसा मिला नहीं, ऊपर से टैक्स देने के लिए तैयार रहो। ये कौन सा न्याय है भाई? ये कौन सा जस्टिस कर रहे हो आप? तो कहा गया ना, the amount of tax will be recovered from the assessee in that previous year in which he'll get his first installment of compensation or the complete installment. If he is going to get the complete installment,
ऑन 2016-17 इट वोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। तब तो 16-17 में उसको केवल टैक्स देना है, जैसे ही कंपनसेशन पूरा मिला उसको टैक्स दे देना है 15 लाख पर। बट व्हाट इफ ही इज गेटिंग द इंस्टॉलमेंट, अगर उसको इंस्टॉलमेंट में पैसा मिल रहा है तो 3 लाख पर क्या करेगा, 3 लाख पर कैलकुलेट करेगा टैक्स या कुछ और पूरे पर, पूरे 15 पर। यहां पर गवर्नमेंट का जस्टिस सही नहीं है। पूरे 15 लाख पर उसको एज एंड व्हेन ही विल गेट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और पार्ट ऑफ द इंस्टॉलमेंट ही विल हैव टू चार्ज द इनकम टैक्स ऑन द 100% कंपनसेशन। तुरंत 15 लाख रुपए पर कंपनसेशन पर अपना कैपिटल गेन निकालो और गवर्नमेंट को दो। जब बाकी का उसको 12 लाख मिलेगा तो फिर देना पड़ेगा क्या? अब क्यों देगा? ऑलरेडी ही हैज पेड द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन कंप्लीट ऑफ रुपीज 15 lakhs। 15 लाख पर ऑलरेडी ये टैक्स दे चुका है, तो जब बाद में 12 लाख मिलेगा उससे रिक्वायर्ड नहीं किया जाएगा कि आप फिर से टैक्स दो, उसने 15 लाख पर टैक्स दे दिया। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिस दिन मिलती है, जिस दिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलती है उस प्रीवियस ईयर में हमें पूरे अमाउंट ऑफ पूरे कंपनसेशन पर टैक्स देना पड़ता है कैलकुलेट करके। क्लियर हुआ? अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि इधर कंपनसेशन मिले, उधर से इधर इन ईयर्स के दौरान एसएससी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रुख कर चुका हो। नहीं कर सकता? हो सकता है, करते ही हैं लोग। हाँ या ना? सबसे पहले जाएंगे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट भेजेगा उनको सुप्रीम कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट से भी दुखी हुए तो। पक्की बात है ना? वो बात का डिस्कशन है, वो लोग हम लोग देखेंगे। तो अब तो ये समझ में आया, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे जब एसएससी दुखी होकर के जाता है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट कहता है ये कंपनसेशन, फिर एसएससी कहता है नहीं ये तो कुछ ज़्यादा नहीं मिला, हमको 30 लाख मिलना चाहिए था, मिला 15 लाख। हाई कोर्ट कहता है 5 और रख ले, कहता है तेरी बात नहीं मानूंगा, चला जाता है कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब फाइनल ऑर्डर देता है तो क्या होगा? वो सारी चीज़ें हम लोग क्वेश्चन में न्यूमेरिकली देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ तक समझ में आया कि when he will get the first installment or part of the installment, the 100% of the amount of tax, whatever he is required to pay on rupees 15 lakh, he has to pay it as on that date when he get it first. Clear? जैसे ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलता है उसको 15 लाख पर कैलकुलेट करके दे देना पड़ता है टैक्स। चलो, ये था सेक्शन 45(5). मैंने दिया था ये पेज नंबर आपको, किस पेज पर है? हाँ, चार लाख मान लेते हैं। 3 लाख रुपए कंपनसेशन मिला, टैक्स का अमाउंट ही 4 लाख रुपए आ रहा है, 1 लाख अपनी जेब से देना पड़ेगा। मैंने कहा ना जस्टिफिएबल नहीं है। सेक्शन 45(5) देखें। इफ एनी कैपिटल एसेट हैज बीन एक्वायर्ड कंपल्सरीली बाय द गवर्नमेंट और अदर सिमिलर एजेंसी, है कि नहीं है सबके पास? दिखाए ना बगल में। If any capital asset has been acquired compulsorily by the government or other similar agency, capital gain shall be computed in the year in which the asset was acquired, but capital gain shall be taxable in the year in which the compensation or part of the compensation is first received. Now, enhanced compensation, बाद में हम कोर्ट का रुख कर लिए, कोर्ट ने मेरा कंपनसेशन बढ़ा दिया, 15 से 20 कर लिया। Now what about rest of rupees 5 लाख? सुन ले इधर, जब 5 लाख रुपए कोर्ट से बढ़ गया, 15 लाख पर मैंने कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, हाँ या ना? किस साल? 16-17 में 12 लाख मिलेगा, वो तो पूरा पूरा मेरा ही है, ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं। मान लो 2022-23 में हमको 5 लाख रुपए और मिले, ठीक है, 5 लाख रुपए आ जाएगा सेल कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0, क्योंकि सारा का सारा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? लेस कर चुके हैं। जमीन का तो पूरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस हो चुका है ना 15 लाख पर कैलकुलेट करते समय। जब एक बार दो बार कॉस्ट घटाओगे क्या? जब हमने 15 लाख की सेल मान ली थी और माइनस कर दिया पूरा कॉस्ट, तो क्या फिर कॉस्ट घटाओगे? जमीन को 2 बार बेच रहे हो कि 2 बार खरीदे थे? क्लियर है? 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, माइनस कॉस्ट क्या? कुछ नहीं, क्योंकि कॉस्ट हम पहले ही पूरी डिडक्ट कर चुके हैं। हाँ,
बिल्कुल जा सकता है कोर्ट में, गवर्नमेंट अपना काम करेगी, उसके हाथ में पैसा थमा देगी, जो सर्ट भाई उसको तो अच्छी तरह मालूम है कि हम गवर्नमेंट से लड़ नहीं सकते, जमीन जानी ही जानी है। अब चाहे 1 रुपये मिले चाहे 15 लाख मिले, तो पहले तो 15 लाख श्योर है। अब इसके अगेंस्ट हम लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट अपना काम करती रहेगी, उधर से हम 15 लाख रुपए लेकर अपना कैलकुलेशन करके गवर्नमेंट को टैक्स दे चुके हैं। अब बात समझ में आई? चलिए, enhanced compensation. If the compensation is enhanced by the court, tribunal, etc., such enhanced compensation shall be capital gain in the year in which the enhanced compensation is actually received. The cost of acquisition, the cost of improvement shall be taken to be nil. बता दिया ना? बोलो भाई, हाँ बोले। Reduced compensation. If the compensation is reduced, उल्टा हो गया, कोर्ट ने कहा तो ज्यादा है, बाई कोर्ट एक्सेट्रा, इन सच अ केसेस कैपिटल गेन शैल बी रिकॉम्प्यूटेड। जो आपको ज्यादा दे दिया गया, वो कब ज्यादा दे दिया गया था, इसका मतलब रिकॉम्प्यूट होगा, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन सच रिड्यूस्ड कंपनसेशन। यानी जो आपने ज्यादा दे दिया है उधर टैक्स, उसको अब कम करो, क्योंकि टैक्स तो हम ज्यादा दे चुके हैं ना, ज्यादा अमाउंट मिल गया था, अब उसको कम किया जा रहा है। डेथ ऑफ द ट्रांसफरर. It is possible that the transferor may die before he receives the enhanced compensation. In such case, the person will be charged to tax who is actually receiving it, यानी उसका उत्तराधिकारी। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोले। सेक्शन 45(5) समझ में आया? समझ में आया? हम लोग को जो अब थ्योरी बेसिकली पढ़नी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, बेसिकली 4 सेक्शंस और पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट वन सेक्शन इज सेक्शन 50B, सेक्शन 50C, सेक्शन 1037, 1038। ये सेक्शन पढ़ने के बाद ही हम अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, और उसके पहले भी एक और सेक्शन पढ़ लेंगे 111A एंड 112। ठीक, ये सेक्शंस हम लोग पढ़ने के बाद ही अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। इसके बाद एक ही सेक्शन बचेगा इस चैप्टर में, दैट इज सेक्शन 54, जो अपने आप में 6 सेक्शंस को कवर करता है। स्टार्ट करें 50B से। देखें, वर्ड लिखा हुआ है कैपिटल गेन इन रेस्पेक्ट ऑफ स्लम सेल। क्या लिखा हुआ है? कैपिटल गेन इन रेस्पेक्ट ऑफ स्लम सेल। आराम से समझेंगे। ये स्लम सेल क्या है? एक केस था, तुम लोगों ने उस कंपनी का नाम सुना होगा, एक केस था जिसका नाम था, कंपनी का नाम सुना होगा सीमेंस इंडिया, जो सिलाई मशीन बनाती है, जो हियरिंग ऐड बनाती है, जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए मशीन बनाती है। भूल जाते हैं कंपनी को, तुम लोग ये समझो एक कंपनी थी, ठीक। और उस कंपनी ने क्या किया, उसका काम था मेन स्टील रॉड बनाना। क्या बनाना? स्टील रॉड बनाना।
अब इस स्टील रॉड में कंपनी को हर साल फायदा फायदा फायदा, कंपनी चढ़ती जा रही है, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती जा रही है, कंपनी की खुशी का ठिकाना नहीं। सारे डायरेक्टर्स बैठे एक रूम में, उन्होंने एक बार डिसाइड किया कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं। हम लोग क्या, जनरेटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, गवर्नमेंट बिजली ढंग से देती नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम लगती रहती है। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग का चूँकि प्रोडक्ट पावर इंटेंसिव प्रोडक्ट है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर कंज्यूम होता है, क्यों ना हम बिजली को खुद हम लोग जनरेट करें, इलेक्ट्रिसिटी को खुद बनाएं, और उसके बाद अपना कॉस्ट कम आ जाएगा। सारा प्लान बना, तालियां वालियां बजी, मिठाई उठाई खिलाई गई, उसके बाद सेटअप तैयार हुआ। मार्केट वैल्यू अब तक इस कंपनी के एक शेयर की 500 रुपये थी और बहुत अच्छा जा रहा था कंपनी का। लेकिन वो एक ख़राब दिन था जब ये कंपनी ने डिसाइड किया, ठीक है ना, मनहूस दिन कह सकते हो, जब तालियां बजी थी। तो तालियां बजने के बाद सब घर गए, अपना कंपनी सेटअप की गई, करोड़ों रुपए खर्च हुए, और उस कंपनी की बैलेंस शीट में अब दो चीज़ें आती थी, एक तो रॉड की एसेट्स आती थी, एक इलेक्ट्रिसिटी की एसेट्स आती थी। करंट एसेट्स की बात करें तो रॉड की करंट एसेट्स आती थी और इलेक्ट्रिसिटी की करंट एसेट्स आती थी। इसी तरह रॉड की लायबिलिटीज़ आती थी और इलेक्ट्रिसिटी, यानी दो ये अंडरटेकिंग थी। ये समझ लो अब एक ही कंपनी में दो काम हो रहे हैं, रॉड से रिलेटेड और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग से रिलेटेड। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की भी एसेट्स और रॉड प्रोड्यूसिंग की भी एसेट्स, करंट एसेट्स भी और लायबिलिटीज भी, डिवेंचर्स भी और शेयर्स भी, सब ऐसे आ गया, पूरी एक बैलेंस शीट बनी। अलग अलग तो दिखेगा नहीं, एक ही साथ दिखेगा। फर्स्ट ईयर में कंपनी लॉस में गई। किस में गई? अब तक उसका फायदा होता था 20 करोड़, यहां पर अब कंपनी का फायदा हुआ रॉड में 25 करोड़ और इलेक्ट्रिसिटी में घाटा हो गया 6 करोड़। ठीक, अब फायदा कितना हुआ नेट, कंपनी कितना दिखाएगी? ये किसको मालूम है कि 25 करोड़ का फायदा हुआ है रॉड में? शेयर होल्डर्स को इतना दिमाग नहीं होता, न उनको नॉलेज होती है। वो डायरेक्ट देखेंगे, अच्छा इधर 20 करोड़ था, इधर कितना आ गया? 19 करोड़। थोड़े दुखी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बात थोड़ी आगे बढ़ी। इसके अगले साल फिर कंपनी ने फायदा कमाया 30 करोड़, इलेक्ट्रिसिटी में लॉस कमाया 14 करोड़। अब कितना दिखने लगा? ये तो कंपनी को मालूम है कि हमारे पास फायदा हो रहा है रॉड में, द मेन बिजनेस इज रनिंग प्रॉफिटेबल, but in case of electricity generation we are in loss, and in totality it is in profit but show a negative result. अच्छा, फोर्थ ईयर में भी अब लोगों का मन जो मोह था वो भंग हो गया कि कंपनी तो लॉस में जा रही है भाई, और जैसे जैसे कंपनी लॉस में जा रही है मार्केट वैल्यू उस कंपनी के शेयर्स की क्या होने लगी? 500 से 200 पर आ गई, 500 से 200 पर। अब ये बढ़ता जा रहा है, अब कंपनी परेशान, हैरान कि हम लोग का डिसीजन क्या हो गया। तुरंत कंपनी ने फिर एक मीटिंग बुलाई, सारे डायरेक्टर्स बैठे और उनके बाद उन्होंने कहा हाथ जोड़ो इस कंपनी से और एक काम करो कि जितनी भी रॉड की एसेट्स हैं वो इसी में ही रहने दो जैसे थी, जितनी भी करंट एसेट्स थी रॉड की उसी में ही रहने दो जैसे ये थी, जितनी भी लायबिलिटीज़ थी जैसे थी वैसे ही रहने दो, इनको निकालो यहाँ से और एक नई कंपनी बना लो। क्या बना लो? न्यू कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से रिलेटेड एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं और इस कंपनी का मेन टारगेट होगा कि इन एसेट्स को टेक ओवर कर ले, इस फिक्स एसेट को टेक ओवर कर ले, इस करंट एसेट को टेक ओवर कर ले, इन लायबिलिटीज को टेक ओवर कर ले और इन शेयर होल्डर्स को टेक ओवर करके अपनी कंपनी के नए शेयर्स दे दे। ये एक पूरा सिस्टम आया बन करके। तालियां बजी, फिर मिठाई विठाई बांटी गई, सारे लोग घर गए और ये सीए साहब ने इम्प्लीमेंट करवा दिया। अब जैसे ही इम्प्लीमेंट करवाया तुरंत इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। कंपनी हैरान और परेशान फिर कि ऐसा तो सोचा भी ना था कि हम अपनी ही कंपनी से इसको खरीदवा रहे हैं, बावजूद इसके इनकम टैक्स का नोटिस आया कि इसकी मार्केट वैल्यू इतनी है और इसको आपने इतने पर दिखाया है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से टैक्स दो।
स्टॉक को भी मार्केट वैल्यू के हिसाब से क्या दो, कौन सा टैक्स दो, पीजीबीपी दो, स्टॉक पर तो पीजीबीपी। यानी अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हर एक एसेट्स पर इंडिविजुअली और हर एक लायबिलिटी पर इंडिविजुअली कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया। अब ये लोग दौड़े दौड़े गए फाइनेंस मिनिस्ट्री में, अपनी बात रखी, बात समझ में आई कि भाई जेन्युइन बात है, ये तो कोई कैपिटल गेन तो हुआ नहीं, क्या नहीं हुआ, कैपिटल गेन तो हुआ नहीं। उसके लिए जो रूल बना, कौन सा, सेक्शन 50B, जिसको हम लोग कहते हैं स्लम सेल। क्या नाम देते हैं, स्लम सेल। अब ऐसे ट्रांजैक्शंस को कैसे ट्रीट करना है, कैसे कैपिटल गेन चार्ज होना है, ये बताया गया किस सेक्शन में, सेक्शन 50B में। पक्की बात है। अब सुनो, क्या कहा गया इस सेक्शन में, कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है, एक पॉइंट से स्टार्ट करो, अपने आप चीजें अपने आप अटैच और उसमें जुड़ती चली जाएंगी और रिजल्ट तुम लोग के हाथ में आता जाएगा। अगर पढ़ोगे तो बड़ा टेंशन लगेगा, इसको तो रटना पड़ेगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है, दिमाग में कहानी सेट करो। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी चाहती है कि ये सारी चीजें एक अंडरटेकिंग से रिलेटेड है, एक अंडरटेकिंग यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से रिलेटेड, ये सारी चीजें एक यूनिट से रिलेटेड हैं, ये सारी चीजें एक डिवीजन से रिलेटेड हैं, हाँ है ना, जो कंप्लीट यूनिट को कवर करती हैं। अगर कोई कंपनी इस तरह से अपनी एसेट्स को ट्रांसफर करती है, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करती है, केवल एसेट्स नहीं, ऑल द एसेट्स and all the liabilities relating to a particular undertaking, relating to a particular division, relating to a particular unit, relating to a particular branch, हाँ या ना, ट्रांसफर करती है, तो उसको हम स्लम सेल का नाम देंगे। उसको हम क्या नाम देंगे, स्लम सेल का नाम देंगे। लेकिन स्लम सेल का नाम तब आएगा when company will get the consideration from the new company, जिस नई कंपनी ने इसको खरीदा है उससे जो पैसा मिलेगा वो लम सम कंसीडरेशन होगा। क्या होगा, लम सम कंसीडरेशन में उस कंपनी के साथ ये बात ना हो ये जमीन इतने में खरीदो, ये प्लांट एंड मशीनरी इतने में खरीदो, ये स्टॉक इतने में खरीदो, ये डेटर्स इतने में खरीदो, ना बाबा ना। Without assigning the individual values of assets and liabilities, without assigning the value of individual assets and liabilities, बोल सकते हो, हम लोग किसी पर्टिकुलर एसेट्स पर कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। हम सामने वाली कंपनी से बात करेंगे, तुझे बनाया गया है मेरे इस डिवीजन को खरीदने के लिए, तू 50 लाख रुपए हमको दे देना और ये सारी चीजें ले जाओ, बात खत्म। दिस इज नोन एज लम सम कंसिडरेशन। ये नहीं जमीन का 15 लाख ले लेना, बिल्डिंग का 8 लाख दे देना, इसका इतना दे देना, इसका इतना दे देना, नॉट एट ऑल। इस तरह की चीजें काम नहीं करेंगी। स्लम सेल होने के लिए प्री रिक्विजिट है कि आपकी पूरी अंडरटेकिंग, डिवीजन, ब्रांच या यूनिट ट्रांसफर हो जाए और उसके बदले वहां से एक लमसम कंसीडरेशन आ जाए जिसमें हम कोई वैल्यू असाइन न करें। लेकिन अगर हमें कोई दूसरा कानून कहता है, ये तो इनकम टैक्स ने कहा, अगर हमको कोई दूसरा एक्ट मजबूर करता है, जैसे स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी, स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी, जमीन जब भी ट्रांसफर करोगे ना वैल्यू बता देना, उसी हिसाब से तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होगा। अब जमीन यहां से वहां जा रही है और अब हम उसकी वैल्यू असाइन करते हैं तो स्लम सेल नहीं माना जाएगा, और मजबूरी है उसको असाइन करना वैल्यू। तो कहा गया अगर आप किसी एक्ट को फॉलो करने के पर्पज से किसी वैल्यू को असाइन करते हैं तो ठीक है, माफ है, वहां पर हार्डशिप को खत्म कर दी गई। क्या बोला गया कि अगर कोई पूरा डिवीजन किसी एक कंपनी से उठाकर दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किया जाता है, न एसेट्स और लायबिलिटी, सारी चीजें उस डिवीजन से रिलेटेड, और नई कंपनी से हमको क्या मिलता है, एक लमसम कंसीडरेशन मिलता है विदाउट असाइनिंग द वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल एसेट एंड लायबिलिटीज, then such type of transfer is known as slum sale. But yes, if any value is assigned to any assets only for the purpose of following or pursuing any other act, then in that case it will be assumed that no any violation has been done. Clear है, आपने रूल्स को ढंग से फॉलो किया, ये तब भी माना जाएगा। बोलो ना, यही चीज लिखी है इसमें। आगे देखें, अब इस कंपनी के पास क्या आया, लमसम कंसीडरेशन आया। इस कंपनी के पास क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, तो इसके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन या सेल कंसीडरेशन, बोलो ना, फुल वैल्यू ऑफ, ये हो गया। माइनस क्या करेगा, ये
इसने तो एक साथ कई एसेट्स और कई लायबिलिटीज ट्रांसफर की थी। अरे सर, एसेट्स और लायबिलिटीज इंक्लूडिंग स्टॉक एंड लायबिलिटीज, क्या लायबिलिटीज के जाने पर कैपिटल गेन निकलता है तुम्हारा? अरे नहीं, कैपिटल एसेट्स पर निकलता है। तो लेकिन यहां तो पूरी एसेट्स और लायबिलिटीज का जत्था मिल करके जा रहा है। क्या करें, क्या करें? क्योंकि कोई एसेट अभी 10 दिन पहले खरीदी थी, कोई एसेट 2 साल पहले खरीदी थी, कोई एसेट 7 साल पहले खरीदी थी। स्टॉक पर तो पीजीबीपी निकलता है सर, और लायबिलिटीज को तो कभी लेस करते ही नहीं, जबकि इसमें अब हर चीज आ गई, लायबिलिटीज को भी ले जा रही है सामने वाली कंपनी। इंडिविजुअल एसेट्स को और लायबिलिटीज को असाइन भी नहीं किया है वैल्यू, ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एसेट्स के साथ साथ लायबिलिटीज का भी है। बोलते क्यों नहीं? साथ साथ एक और प्रॉब्लम है, कोई एसेट 10 दिन पहले, कोई 2 साल पहले, कोई 3 साल पहले, तो शॉर्ट टर्म भी एसेट्स हैं और लॉन्ग टर्म भी हैं। क्या करें? तो कहा गया डरने वाली बात नहीं है, आप नेटवर्थ को माइनस कर दो, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ये पैसा किस चीज का है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी का। तो कॉस्ट भी क्या होगी? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अगर पैसा एसेट्स माइनस लायबिलिटी का है तो कॉस्ट भी क्या लेंगे? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। और एसेट्स माइनस लायबिलिटीज को क्या नाम देते हैं हम लोग? नेटवर्थ, है कि नहीं? यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका नेटवर्थ हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा? नेटवर्थ। याद करने की जरूरत है क्या? अच्छा, अब प्रॉब्लम आएगी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर नेटवर्थ है तो इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। कोई एसेट 10 दिन पुरानी, कोई एसेट 2 साल पुरानी, कोई एसेट 7 साल पुरानी, कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। कहां से इंडेक्सेशन दे दोगे? कैसे दे पाओगे? क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली कि आप इंडेक्सेशन दे पाओ? अरे इसमें स्टॉक का भी दाम चला गया। आज तक हम लोग स्टॉक कभी कैपिटल गेन में लेते नहीं थे, ये फर्स्ट टाइम है जब स्टॉक को भी कैपिटल गेन के पर्पज से काउंट किया जा रहा है। सोचो, हाँ या ना? लायबिलिटीज को तो कभी हम लोग ध्यान ही नहीं देते थे कैपिटल एसेट के तौर पर, लेकिन यहां लायबिलिटीज को भी माइनस किया जा रहा है। तो इंडेक्सेशन क्यों मांग रहे हो? इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, नो इंडेक्सेशन। माइनस एक्सपेंसेस, माइनस एक्सपेंसेस, जो आएगा वो क्या बन जाएगा? कैपिटल गेन। सर एक दो चीजें अभी भी नहीं समझ में आई। पहली चीज ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा? ऐसे कैसे लॉन्ग टर्म? ये देखो ना, ये नेटवर्थ लियो यानी पूरी की पूरी अंडरटेकिंग। कब आपने ये अंडरटेकिंग स्टार्ट की थी? ये आपने बिजली का काम शुरू कब किया था? जब भी किया हो, मान लो 8 साल पहले किया है, तो जब स्टार्ट किया था आज तक 36 महीने से अधिक है ना, लॉन्ग टर्म माना जाएगा। 2 साल पहले किया था, 36 महीने से कम है ना, शॉर्ट टर्म माना जाएगा। इंडेक्सेशन तो दोनों केस में नहीं मिलना है, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो। तो ढंग से देखें इधर, पीरियड ऑफ होल्डिंग किस पर डिपेंड करेगा? हाँ, कमेंसमेंट ऑफ अंडरटेकिंग। क्यों भाई? जब आपने वो अंडरटेकिंग स्टार्ट किया था। टू डेट ऑफ ट्रांसफर, बोलो ना, ये हमारा हो जाएगा पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो हमें ये भी समझ में आ गया कब ये लॉन्ग टर्म, कब ये शॉर्ट टर्म। अब एक प्रॉब्लम और आ गई, देखना हुआ क्या कि जब कंपनी, ये डिसाइड करने वाला कौन है कि हमारी एसेट्स अब नई कंपनी में जाए? कंपनी इटसेल्फ। जब कंपनी को मालूम है अगले महीने हम लोग मिल करके ये डिसीजन लेंगे कि पूरी पूरी अंडरटेकिंग वहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, तो आज जब डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, तुरंत उन लोग के दिमाग में आया कि कॉस्ट माइनस होती है, प्रॉफिट तो डिपेंड करता है कॉस्ट पर। अगर कॉस्ट हम लोग बढ़ा दें तो प्रॉफिट कम आएगा, और प्रॉफिट कम आएगा तो कम टैक्स जाएगा। तुरंत मीटिंग में डिसाइड हुआ, एक काम करो, एसेट्स को रीवैल्यू कर दो। क्या कर दो? क्या दिक्कत है? एसेट्स को क्या कर दो? रीवैल्यूएशन में डाल दो। 1 लाख की एसेट्स को 2 लाख रुपए में दिखा दो बैलेंस शीट में, और 1 महीने बाद जब जाएगी तो 2 लाख रुपए माइनस हो जाएगा। सरकार को हम लोग चूना लगा देंगे। सरकार ने बेटा चूना तो नहीं लगा सकते हम लोग, जितना भी तुमने पिछला रीवैल्यूएशन किया है कभी भी वो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। रीवैल्यूएशन वैल्यू को वापस हटाओ, रीवैल्यूएशन वैल्यू को वापस हटाओ। आपकी कुछ भी चालाकी काम नहीं करेगी। अब क्लियर है? विश्वास मानो कि बहुत बड़ा टॉपिक है और तुम लोगों ने खत्म कर दिया। फिर बोलें ये वाला, जाहिर सी बात है नई कंपनी आ रही है तो नई कंपनी ये तो तय करेगी हमको देना कितना है, ठीक है?
कैश हो, कैश के बदले कैश के जगह शेयर हो, डिबेंचर हो, उससे हमें मतलब नहीं। नई कंपनी डिसीजन लेगी कि हमको 25 लाख देना है या 50 लाख लेना है, लेकिन वो एक अमाउंट रहेगा। देखें जरा सेक्शन 50B, any profit or gain arising from the slum sale affected in the previous year shall be chargeable to income tax as capital gain arising from the transfer of long term capital asset and shall be deemed to be the income of the previous year in which the transfer took place. Short term capital gain, any profit or gain arising from such transfer of one or more undertaking held by the SSE for not more than 36 months shall be deemed to be the short term capital asset. ठीक है ना? The net worth of the undertaking or the division as the case may be shall be deemed to be the cost of acquisition. Cost of acquisition क्या होगा? Net worth होगा. And the cost of improvement for the purposes same रहेगा. Cost of improvement जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं माइनस एक्सपेंसेस कर देंगे. Every SSE in case of slum sale shall furnish in the prescribed form along with the return of income a report of the chartered accountant indicating the computation of net worth of the undertaking or division as the case may be and certifying that the net worth of the undertaking or division has been correctly arrived at in accordance with the provisions of law. हाँ या ना? एक्सप्लेनेशन, नेट वर्थ मीन्स क्या? सारी की सारी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. क्यों? सारी की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज. Explanation, however, any changes in the value of assets on account of revaluation of assets shall not be considered. बता दिया. Provides, explanation 2 provides that the aggregate value of total assets of such undertaking or division shall be as follows. जो depreciable assets होंगी उनकी बुक वैल्यू ले लो, जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स है उनकी भी बुक वैल्यू ले लो. हाँ या ना? क्या दिक्कत है? जो डेप्रिशिएबल एसेट्स है उनकी डेप्रिशिएबल वैल्यू ले लो यानी बुक वैल्यू, और जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स है उनकी भी बुक वैल्यू ले लो. दिक्कत क्या? यानी कि कॉस्ट. बाकी तो पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं ऐसे. कैसे लिख सकते हैं ये लिख लें आप लोग, ये बिल्कुल कॉपी कर लें. माइनस होगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, वो भी नो इंडेक्सेशन. माइनस होगा एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, ये आ जाएगा कैपिटल गेन. केवल इतनी ही चीज़ें दिमाग में रखनी है, उसी की कहानी दी हुई है उसमें. समझ में आया? दिक्कत है किसी को? सुन लें. सेक्शन 50C की बात करते हैं. सेक्शन 50C फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. स्पेशल प्रोविजन फॉर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन सर्टेन केसेस. सेक्शन 50C किस चीज को डील करता है? इधर देखो, मेरे पास कोई ज़मीन है या मेरे पास कोई बिल्डिंग है या मेरे पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग दोनों है. पक्की बात है?
मैं इस लैंड को ट्रांसफर करूं, बिल्डिंग को ट्रांसफर करूं, या लैंड एंड बिल्डिंग दोनों को ट्रांसफर करूं। इस केस में लगता है सेक्शन 50C, इस केस में लगता है सेक्शन 50C। छोड़ दे उधर। हमने जब जमीन खरीदी थी वो थी 5 लाख की और खरीदी थी 85-86 में। आज 2013 एंड 2014 प्रीवियस ईयर में डिसाइड हो रहा है कि मैं ये ज़मीन बेच दूं। जो ज़मीन खरीदने वाला है, और इस ज़मीन की आज की डेट में मार्केट वैल्यू जानते हो कितनी है? 30 लाख, 30 लैक्स। जो खरीदने वाला है उसने हमसे कहा देखो भाई, जितना तुम पैसा लोगे उतना लिखित में लोगे, और जब हम रिटर्न में एक एग्रीमेंट करेंगे 30 लाख पर, तो मुझे उतने की रजिस्ट्री का पैसा देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, मेरा नुकसान होगा। सामने वाले ने कहा नुकसान तो मेरा भी है, 30 लाख अगर मैं दिखाऊंगा कि मैं तुमसे ले रहा हूं तो मुझे उतने पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। यानी दोनों को नुकसान हो रहा है ज्यादा वैल्यू सेल दिखाने पर। तो दोनों लोगों ने आपस में एक मंजूरी कर ली, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एक काम करो, 15 लाख रुपए ले लो नगद, 2 नंबर का पैसा ब्लैक मनी, और 15 लाख पर हम लोग एग्रीमेंट फाइनल करते हैं रिटर्न में। तुम्हें जमीन से मतलब है, मेरा इधर कैपिटल गेन टैक्स बच जाएगा क्योंकि सेल कंसिडरेशन में कितनी दिखाऊंगा? 15 लाख, और तुम्हें स्टैंप वैल्यू भी 15 लाख पर देनी पड़ेगी। तुमको भी फायदा, मुझे भी फायदा। तुम्हें पैसे से मतलब है, पैसा मिल रहा है। दोनों में ये अंडरस्टैंडिंग हुई और चूना अल्टीमेटली किसको लगा? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने कहा ना बेटा, तेरी ये चालाकी चलने वाली नहीं है, हम एक प्रोविजन लाएंगे सेक्शन 50C, सेक्शन 50C, और उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कोई एसएससी अपनी जमीन, अगर कोई एसएससी अपनी बिल्डिंग, या अगर कोई एसएससी अपनी लैंड एंड बिल्डिंग दोनों ट्रांसफर करता है और उसकी सेल कंसीडरेशन स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी की वैल्यू से कम है, किससे कम है? अगर उसकी सेल प्राइस स्टैंप वैल्यू अथॉरिटी या प्रॉपर अथॉरिटी की वैल्यू से कम है, तो आप लाख चिल्लाते रह जाओ कि हमने तो कम पर बेचा, हमने तो कम पर बेचा। बेचो ना आप कम पर, लेकिन आप टैक्स हमको पूरी स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी के हिसाब से दो। आपका सेल कंसीडरेशन माना जाएगा स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी की एडॉप्टेड वैल्यू, आपकी सेल कंसीडरेशन मानी जाएगी स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी की एडॉप्टेड वैल्यू। क्या दिक्कत है इसमें? अगर कोई एसएससी लैंड, बिल्डिंग या दोनों ट्रांसफर करता है और उसकी ट्रांसफर प्राइस स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी की एडॉप्टेड वैल्यू से कम है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वुड बी ट्रीटेड द वैल्यू एडॉप्टेड बाय स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी। क्लियर है? तो स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी की एडॉप्टेड वैल्यू को ही बेस ले लेंगे। यहां तो कोई डाउट है? यानी तब एक्चुअल की सेल प्राइस से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन अगर एसएससी प्रूफ कर दे, एसएससी अगर प्रूफ कर दे और ये 2 शर्तें पूरी कर दे, अगर एसएससी प्रूफ कर देता है कि जिस दिन मैंने जमीन बेची थी एक्चुअल में उस दिन उसकी वही मार्केट वैल्यू थी, जिस दिन मैंने जमीन बेची थी एक्चुअल में वही उसकी मार्केट वैल्यू थी, पहला। और दूसरा प्रूफ अगर ये कर देता है कि जो वैल्यू स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी है वही कहीं पर डिस्प्यूटेड नहीं है, दूसरी कंडीशन जो स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी है वो डिस्प्यूटेड नहीं है, अपील नहीं की गई है उसके खिलाफ। 2 शर्तें, पहली जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जा रहा है गवर्नमेंट की ओर से वो डिस्प्यूटेड नहीं है, दूसरा वो ये प्रूफ कर दे कि जिस दिन उसने इस जमीन को बेचा था वही उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू थी। तो क्या आएगा? तो इनकम टैक्स ऑफिसर इस केस को खुद न डील करके वैल्यूएशन ऑफिसर के पास भेज देगा, केस को रेफर कर देगा। जैसे डॉक्टर्स केस को रेफर करते हैं ना, वैसे ही इनकम टैक्स ऑफिसर किसके पास रेफर कर देगा? वैल्यूएशन ऑफिसर के पास।
कि इसने ये दो प्रूफ दिए हैं। पहला प्रूफ तो हमारे पास है ही कि ये कहीं पर वैल्यू डिस्प्यूटेड नहीं है जो हमारे पास वैल्यू है, और दूसरी ये प्रूफ कर दे रहा है बंदा एसएससी कि जिस दिन इसने सेल किया था उस दिन एक्चुअल में इसकी मार्केट वैल्यू कम थी। अब ये केस अब तुम्हारे पल्ले में डालते हैं, तुम हमें बताओ क्या लें। अब वैल्यूएशन ऑफिसर केस को हैंडल करेगा। ढंग से सुनना कैसे। जो स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी की वैल्यू है वो 40 लाख है, मान सकते नहीं, और एसएससी ने एक्चुअल में सेल कितने पर दिखाया है, 30 लाख पर। अब ये केस चला गया किसके पास, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। अब वैल्यूएशन ऑफिसर जो रिजल्ट देगा, या तो वो रिजल्ट देगा 25 लाख का, या तो वो रिजल्ट देगा 30 लाख का, बोलते क्यों नहीं, या तो वो रिजल्ट देगा 38 लाख का, या तो वो रिजल्ट देगा 40 लाख का, बोलो, और लास्ट या तो वो रिजल्ट देगा 60 लाख का, बोलो भाई, 50 लाख कर देते हैं। ये रिजल्ट उसने दिए। अब ये वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू, ये स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी की वैल्यू कितनी है हर जगह, 40 लैक्स, 40 लैक्स, 40 लैक्स, 40 लैक्स एंड 40 लैक्स, जबकि एक्चुअल में सेल प्राइस कितनी है, 30 लैक्स। अब हमारे सामने समस्या आई कि करें तो करें क्या। हाँ बताएं। अब आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालें, ज़्यादा जोर डालेंगे तो घुटनों में दर्द होगा। हाँ बताएं क्या करें। फर्स्ट केस में वैल्यूएशन ऑफिसर कहता है 25 लाख, गवर्नमेंट कहती है 40 लाख, किसको ले? हाँ बताएं। मैं खुद चीख चीख कर बोल रहा हूं कि मैंने सेल किया है 30 में, तो गवर्नमेंट क्यों 30 से कम % टैक्स लेगी? अरे हाँ 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 बिल्कुल, बात ये तो दिमाग में गई नहीं। मैं खुद चीख चीख कर बोल रहा हूँ कि मैंने 30 में बेची, 30 में बेची, गवर्नमेंट कहेगी नहीं 25 पर टैक्स, तो ये कौन सी बात होती है? अरे जब मैं सेल कर रहा हूँ 30 में, तो अब यहाँ पर जो वैल्यूएशन, जो हमारा सेल कंसिडरेशन माना जाएगा कितना? अच्छा, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ 30, वैल्यूएशन ऑफिसर भी बोल रहा है 30, लेकिन स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी बोल रही है 40, तो 30, इसका मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा। इस केस में इसका मतलब मैं गलत बोल रहा हूं और स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी कुछ ज़्यादा ही बोल रही है कि नहीं? तो इसका मतलब 38 लाख। कॉमन सेंस अब आया। इस केस में 40, यानी दोनों लोगों सही थे, सरकार सही थी। यहां पर वैल्यूएशन ऑफिसर 50 बोल रहा है, मैं तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा, हमसे गलती हो गई भैया, आप महान हो, आप जितना बोल रहे थे उतने पर ही टैक्स ले लो, है कि नहीं? तो 40 पे, बात खत्म। अब क्लियर हुआ कंसेप्ट? ये है सेक्शन 50C, और जरा देखते हैं क्या बोलता है। Where the consideration received or accruing as a result of transfer of a capital asset, being land or building or both, is less than the value adopted or assessed or assessable by any authority or state government, stamp valuation authority, for the purpose of payment of stamp duty in respect of such assets, such value adopted or assessed or assessable shall be deemed to be the full value of consideration received or accruing. उसको full value of consideration मान लेंगे. Where the assessee claims before an assessing officer that the value so adopted or assessed or assessable by the authority for payment of stamp duty exceeds
द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। वही चीज बोल रहा है कि अगर मैं प्रूफ कर देता हूं कि जो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी की वैल्यू है वो ज्यादा है, हमने जिस दिन सेल किया था उसकी उस दिन मार्केट वैल्यू वही है, एंड द assessed or assessable value by such authority has not been disputed in any appeal or revision or no reference has been made। हाँ या ना? द assessing officer may refer the case to the valuation officer। पक्की बात है ना? हाँ या ना? तो चलो केस को देखते हैं और यही रिजल्ट निकल करके आएगा। Where the value as ascertained by such valuation officer exceeds the value adopted or assessed or assessable by the stamp valuation authority, the value adopted or assessed shall be the full value of consideration। वो सारी कहानी वही लिखा है, तुम लोग ये नोट कर लो और इसके आंसर्स लिख लो जो सर्किल मैंने बनाए हैं। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। फिर से मैं बोलता हूँ, अगर हमने कोई ज़मीन, बिल्डिंग या लैंड एंड बिल्डिंग दोनों ट्रांसफ़र की है और उसकी स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी हमारी सेल कंसिडरेशन से अधिक है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वही वैल्यू मानी जाएगी जो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी की है। लेकिन अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, पहली कि जो सेल कंसिडरेशन है दैट इज जेन्युइन वन, अगर प्रूफ कर देता है एसएससी, पहली चीज़, और दूसरी कि इनकम टैक्स अथॉरिटी ने जो ये स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी की वैल्यू जो ली हुई है वो कहीं भी डिस्प्यूटेड नहीं है और उसके अगेंस्ट कहीं भी कोई केस नहीं चल रहा, कोर्ट ट्रिब्यूनल और रेफरेंस नहीं है, तो उस केस में केस को इनकम टैक्स ऑफिसर कहाँ रेफर कर देगा? वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, और वैल्यूएशन ऑफिसर इनमें से कोई भी एक रिजल्ट दे सकता है, तो हमारे आंसर्स यही आएंगे। दैट्स इट, इतना ही है। किस सेक्शन में? सेक्शन 50C, कैपिटल लेटर में है सी। बी भी जो था वो भी कैपिटल लेटर में था। थैंक यू बच्चों।